मेरी जेठानी जब भी मेरे पति को देखती तो जानबूझकर उनको गले लगाकर बेहोश हो जाती थी। उनके पास एक ही बहाना था कि अब वह विधवा है, और मेरे पति फिर उन्हें अपने गोद में उठाकर गाड़ी में बैठाकर डॉक्टर के पास ले जाते थे। आधी रात को भी मेरे पति जेठानी के कमरे में ही रात बिताते थे, और मैं बस आंखों में आंसू लिए सब देख रही थी। मैंने अपने पति को कितनी बार समझाने की कोशिश की, लेकिन वह तो मेरी बात ही नहीं सुनते थे। और फिर एक दिन ऐसा कुछ हुआ जिसकी कल्पना मैंने अपने जीवन में कभी भी नहीं की थी, क्योंकि उस रात मेरी जेठानी और मेरे पति आज फिर मेरी जेठानी बेहोश हो गई थी, और मेरा पति उन्हें गोद में उठाकर गाड़ी में बैठाकर डॉक्टर के पास ले गए, क्योंकि सदमा ही कुछ ऐसा था। मेरे जेठ जी का कुछ दिन पहले ही देहांत हुआ था, जिस कारण से मेरी जेठानी को बार बार दौरे पड़ने लगे थे। मेरी जेठ जेठानी से बहुत ही प्यार करती थी। मैंने आज तक कभी भी उन दोनों को लड़ते झगड़ते नहीं देखा था। जेठ के अचानक से हार्ट फेल हो जाने की वजह से उनकी मौत हुई थी। 4 दिन से मेरी जेठानी ने एक निवाला भी नहीं खाया था। मैं जबरदस्ती उन्हें कभी दूध पिलाना या कभी कुछ खिलाने पिलाने की कोशिश करती थी, लेकिन वो साफ साफ मना कर देती थी। एक अजीब बात और भी यह थी कि वह किसी के हाथ से खाना ना खाती, लेकिन जब मेरा पति उन्हें अपने हाथ से खाना खिलाता तो वो खाने लगती थी। मैं और मेरा पति जेठानी का बहुत ही ख्याल रखते थे। एक तो वह बे औलाद थी, उस पर से उनके पति का कम। मुझे उनकी हालत पर बहुत ही अफसोस होता था, लेकिन ना जाने क्यों जब से मेरी जेठ जी का देहांत हुआ था वह रोज ही चक्कर खाकर गिर जाती थी, और मेरे पति उन्हें डॉक्टर के पास ले जाते। मुझे तो बहुत परेशानी से होने लगी थी। एक तो मेरी जेठानी किसी काम को हाथ भी नहीं लगाती थी, सारा काम मैं ही करती थी। फिर भी मेरे दोनों बच्चे छोटे छोटे थे, उन्हीं से मुझे फुर्सत नहीं मिलती थी। उस पर अब यह आफत मुझ पर टूट पड़ी थी। उनका मायका भी ठीक ठाक पैसे वाला था, लेकिन वो अपने मायके भी नहीं गई थी। कहने लगी कि मुझे अब हमेशा अपने इसी घर में रहना है। जबकि वह जवान थी, चाहती तो उससे शादी भी कर सकती थी, लेकिन कहने लगी कि मेरे जेठ जी के नाम पर जिंदगी गुजारेगी। पहली बार तो मैं सोची कि वो सच में सदमे में है, और जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा ठीक हो जाएगी। लेकिन अब तो महीनों गुजर गया था, और अब मेरी जेठानी की हरकतें मुझे कुछ अजीब लगने लगी थी। वह पूरा दिन कमरे में बंद रहती। खाना नाश्ता में उन्हें कमरे में देकर आती। कोई मोहल्ले की औरत उनसे मिलने भी आती तो वो कमरे से ही नहीं निकलती थी, और मिलने से इनकार कर देती थी। अब तो मेरे जेठ जी को गए हुए महीनों बीत गए थे, और अब यह भी नहीं हुआ था कि वह हर वक्त रोती रहती थी। वह तो पूरा दिन नॉर्मल ही रहती थी, लेकिन जैसे मेरे पति घर में दाखिल होते वो कमरे से बाहर आ जाती और मेरे पति से लिपटकर रोने लग जाती। कहने लगती, तुम्हारे भाई ने मुझे क्यों अकेला छोड़ दिया, अब मैं किसके सहारे जीऊंगी। मुझे ना जाने क्यों अब जेठानी की बात बुरी लगने लगी थी। अगर उन्हें इतना ही कम था तो मेरे गले लगकर रो लेती, अपना जी हल्का कर लेती। लेकिन यह कौन सा कम था कि न जाने वो मेरे पति के साथ गले लगकर ही कम होता था। पूरा दिन तो वह भली चंगी रहती थी। मेरा पति पूरा दिन का गया भूखा प्यासा जब घर लौटता तो वो कमरे से निकलकर उसके गले लगकर रोना शुरू कर देती थी, साथ ही चक्कर खाकर बेहोश भी हो जाती थी। और फिर तब मेरा पति उन्हें गोद में उठाकर डॉक्टर के पास ले जाता था। जब वापस घर आती तो बिल्कुल ठीक ठाक अपने कमरे में चली जाती थी। ऐसी कौन सी बीमारी थी जो कि मेरे पति के साथ डॉक्टर के पास जाते ही जेठानी ठीक ठाक होकर वापस आ जाती थी। डॉक्टर के पास से आते ही मेरी जेठानी अपने कमरे में चली जाती, और मेरा पति भी खुशी खुशी अपनी भाभी का हर काम करने के लिए तैयार हो जाता। और अगर मैं किसी काम के लिए घर देती तो वो मना कर देता था कि अभी थका हूं, नहीं जा सकता। जबकि उन्हें तो मेरा एहसानमंद होना चाहिए कि घर की सारी सारी जिम्मेदारियां अब मुझ पर आ गई थी। मैं जैसे ही भाभी और अपने पति के मामले में कुछ बोलना चाहती तो मेरे पति मुझे चुप करा देते थे, और मैं चुप हो जाती थी, क्योंकि वो मुझे साफ साफ जवाब दे देते और भाभी को कुछ भी न कहते। मेरी जेठानी जवान थी और मेरे पति की हम उम्र की थी। मेरे जेठ मेरे पति से 6 साल बड़े थे। उनकी शादी का फौरन बाद मेरी सास भी चल बसी थी, और ससुर पहले ही जा चुके थे। घर में बस ये 2 भाई ही रहते थे। मुझे भी पसंद करने मेरी जेठानी ही लाई थी। देखने में मेरी जेठानी बहुत ही खूबसूरत थी, और मेरे पति भी काफी हैंडसम थे। केवल मैं ही इस घर में साधारण शक्ल सूरत वाली थी। मैं अपनी जेठानी के मुकाबले कुछ भी नहीं थी, और फिर मेरी तरह मेरे जेठ भी साधारण शक्ल सूरत वाले ही थे, लेकिन उनका व्यवहार बहुत ही अच्छा था।
मेरी शादी को 4 साल हो चुके थे और मेरा यह 4 साल ससुराल में बहुत ही अच्छा गुजरा था। मेरे जेठ जी मेरे साथ बिल्कुल छोटी बहन की तरह पेश आते थे और मेरी जेठानी से भी आप करके बात करते थे। कभी ऐसा नहीं हुआ था कि मेरी जेठानी ने कोई फरमाइश मेरे जेठ से की हो और वो पूरी ना हुई हो। मेरे पति मुझसे शुरू से ही खिंचे खिंचे रहते थे। शादी की रात मुझे देखकर ना जाने क्यों मेरे पति का मूड ऑफ हो गया था, तो मुझसे सीधे मुंह बात भी नहीं करते थे। बस हर वक्त मुझ पर गुस्सा करते रहते थे और फिर इसी तरह वक्त निकलता गया और अब 2 साल के अंदर मेरे 2 बच्चे हो चुके थे। मेरी जेठानी की कोई औलाद ना थी, लेकिन अच्छी बात यह थी कि उन्होंने कभी भी मेरे बच्चों को पकड़कर प्यार नहीं किया था। कभी भी मेरे बच्चे से प्यार से बात न करती थी, जबकि एक घर में रहते हुए वो औलाद की कमी मेरे बच्चों को प्यार देकर पूरा कर सकती थी। लेकिन वो तो हर वक्त बस खुद पर ध्यान देती थी और मुझसे बहुत ही प्यार से बातें करती थी। उन्होंने तो घर के कामों की सारी जिम्मेदारी ही मुझ पे डाल दिए थे और खुद कभी जिम जाकर अपने फिटनेस का ख्याल रखती थी, तो कभी पार्लर जाके बस अपने हुस्न को चमकाती रहती थी। मेरे पति मुझसे हर समय उखड़े उखड़े रहते थे। काम की वजह से मुझे दिन में तैयार होने का वक्त नहीं मिलता था और इसलिए मुझे रात को ही तैयार होने की फुर्सत मिलती थी। पूरा दिन मेरी जेठानी मुझे किचन के कामों में उलझाए रखती थी। जब मैं रात को तैयार होती तो मेरे पति अनिकेत मुझे कहते थे कि अब तुम्हारे तैयार होने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैं जब भी ऑफिस से आता हूँ तब मैं तुम्हें किचन में हमेशा पसीने से भीगे हुए लथपथ देखता हूँ और जिस कारण मेरा मूड खराब हो जाता है। एक तो पहले से ही तुम एकदम से साधारण शक्ल सूरत की हो और उस पर भी तुम एकदम से बेहाल नजर आती हो। देखो, तुम मेरे आने से पहले ही अपना सारा काम खत्म कर लिया करो। जरा भाभी से कुछ सीखो। देखो किस तरह भाई के आने से पहले कितनी सज सवर कर और खुशबू से भरी हुई रहती है। उन्हें देखकर ही दिल बाग बाग हो जाता है। मुझे अनिकेत की बातों से तकलीफ तो बहुत ही होती थी, लेकिन मैं उन्हें कोई जवाब ना दे पाती थी और मैं बस चुपचाप से खामोश रहती थी। मुझे और लड़कियों की तरह चालाकी नहीं आती थी। शादी की पहली रात ही मेरे पति ने मुझे कह दिया था कि मैं उसके भाभी की कोई बात ना टालूंगी, कभी उनके साथ कोई बहस ना करूंगी। मेरी रंगत साफ सुथरा था, लेकिन घर की जिम्मेदारियां निभाने के कारण मुझे इतनी फुर्सत ही नहीं मिलती थी कि मैं अपने पति के घर आने से पहले तैयार होकर बैठ जाऊं। बल्कि अक्सर यह होता कि जब भी मेरे पति के आने का वक्त होता और मैं किचन का काम निपटाकर कमरे में जाने लगती, तो मेरी जेठानी तैयार होकर अपने कमरे से निकलती और मुझसे कहती कि मयूरी, तुमने सलाद तो बनाया ही नहीं। तुम्हें पता है ना कि अनिकेत को सलाद कितना पसंद है। चलो पहले सलाद बना लो। कैसी बीबी हो तुम, अपने पति की पसंद नापसंद का भी तुम्हें पता नहीं है। मुझे देखो, अपने पति के साथ साथ अनिकेत की पसंद नापसंद भी मुझे अच्छी तरह से पता है। भाभी की बात सुनकर मैं सलाद बनाने लगती और जैसे ही अनिकेत घर लौटते, भाभी फौरन से घर का दरवाजा खोलकर मुस्कुरा देती। अनिकेत भी मुस्कुराकर जवाब देते और यह भी कहते कि भाभी, आज आप बहुत ही अच्छी लग रही हो। थोड़ा बहुत मेकअप करने की तमीज मयूरी को भी सिखा दो। जब भी मैं घर आता हूँ किचन में ही नजर आती है। थोड़ा सा भी इसे करीब होकर बात करो तो अदरक लहसुन और पसीने की बदबू से मेरा जी मचलने लगता है। अनिकेत की बात सुनकर मेरी जेठानी खिलखिलाकर हंसने लगती और कहती, भाई तुम्हारी बीबी सुस्त बहुत है। पूरा दिन काम में लगे रहने के बाद भी उसके काम खत्म नहीं होते। और मुझे देखो, तुम्हारे भाई के आने से पहले ही मैं सब काम निपटाकर कितने अच्छे से फ्रेश हो जाती हूँ। लेकिन मुझे यह समझ में नहीं आता था कि भाभी केवल सच धज कर अनिकेत को ही क्यों दिखाई करती है। मैंने कभी नहीं देखा था कि वह कभी भी जेठ जी के सामने सच धज कर रहती थी। जब भी मेरे जेठ जी अपने काम से थके आते तो वो आंगन में अनिकेत के साथ ही बातों में मसरूफ रहते थे। बाहर की डोरबेल बजते ही मुझसे कहती कि मयूरी, दरवाजा खोलो, तुम्हारे भाई आए होंगे। और फिर मैं ही किचन से निकलकर जाकर दरवाजा खोलती थी और अपने जेठ जी को नमस्कार करके फिर अपने कमरे में चली जाती थी। मैं जब नहा धोकर जल्दी जल्दी नीचे आती तो भाभी टेबल पर खाना लगा चुकी होती थी। बल्कि कई बार तो यह होता अनिकेत और भाभी खाना खा चुके होते और मेरे जेठ जी भी थके हुए आते थे
और जब वह फ्रेश होकर बाहर आते उनका खाना ढका हुआ रखा होता था। भाभी अनिकेत के साथ टीवी देख रही होती, लेकिन मेरे जेठ उन बातों को महसूस नहीं करते थे। वो चुपचाप खाना खा लेते थे और जैसे ही खाना खाकर खाली होते भाभी मुझसे कहती, अब किचन तुम संभालो, मैं बहुत थक गई हूँ। मैं टेबल से बर्तन उठाने लगती और यह भी सोचती कि पहले भी तो मैं ये किचन संभालती थी, वह करती ही क्या है, बस अपने हुस्न को चमकाती रहती है। शादी के चंद माह बाद ही मैं गर्भवती हो गई थी। अनिकेत का रवैया भी मुझसे कुछ बेहतर हो गया था। जब मेरा पहला बेटा हुआ तो अनिकेत के साथ साथ मेरे जेठ भी बहुत ही खुश थे, क्योंकि उन्हें बच्चों की बहुत ही ख्वाहिश थी। वो जब भी घर लौटते मेरे बेटे को पकड़ लेते और उससे बहुत ही प्यार करने लगते। वहीं उनके उल्टा मेरी जेठानी मेरे बेटे को पकड़ती तक नहीं थी। वो कहती थी कि उन्हें औलाद की बहुत ख्वाहिश है, लेकिन मैंने कभी भी उनकी आंखों में औलाद की तड़प नहीं देखी थी। अभी मेरा बड़ा बेटा कुछ महीनों का ही हुआ था कि मैं फिर से गर्भवती हो गई। मुझे लगा था कि मेरी खराब तबीयत को देखते हुए मेरी जेठानी मुझ पर एहसान करेगी, लेकिन नहीं, बल्कि मुझ पर मेरी जिम्मेदारियों की इतनी बढ़ा दी कि छोटे बच्चों के साथ साथ इस हालात में भी मैं किचन का सब काम संभालती थी। अगर कभी अनिकेत से शिकवा कर भी देती कि भाभी मेरी किसी भी काम में बिल्कुल भी मदद नहीं करती है, अनिकेत मुझ पर चिल्लाने लगते थे और मुझे कहने लगते थे, तुम्हें भाभी से जलन होती है, बिल्कुल जाहिल औरत हो, और तुम चाहती हो कि तुम्हारे कारण मैं भाभी के साथ लड़ाई करूं। और एक भाभी ही है जिसने कभी भी तुम्हारी कोई बुराई नहीं की है। वह घर बनाना जानती है, रिश्ते निभाने जानती है, तुम्हारी तरह नहीं। खबरदार दोबारा भाभी के खिलाफ कुछ कहा तो जरा सा काम क्या बढ़ गया, तुम तो मेरे सिर पर चढ़ गई हो। अनिकेत मेरी बात सुनते ही नहीं थे। मुझे तो समझ में नहीं आता था कि भाभी दिन भर करती क्या है, जबकि सारी जिम्मेदारियां तो मुझ पे डाल रखी थी। दूसरा बेटा होने पर मैं बिल्कुल खन चक्कर से बनकर रह गई थी। अक्सर ऐसा होता था कि मैं बच्चों और घर की जिम्मेदारियों में अनिकेत को बिल्कुल भी वक्त नहीं देती थी। बाकी मैं दिन भर की थकी होती थी, लेटती ही गहरी नींद में सो जाया करती थी। खुद पर ध्यान देने का भी मुझे वक्त नहीं मिलता था। और अजीब बात यह थी कि अनिकेत ने अब मुझसे शिकायत करना भी छोड़ दिया था। कुछ दिनों से मैं देख रही थी कि मेरे जेठ जी बहुत ही चुपचाप से रहने लगे थे और सिगरेट भी बहुत ज्यादा पीने लगे थे। सिगरेट तो तब भी पीते थे, लेकिन कभी कभी। लेकिन अब तो वो हर वक्त सिगरेट पीते नजर आते थे और किसी गहरी सोच में डूबे रहते थे। मेरी जेठानी तो उनसे कोई भी मतलब नहीं रखती थी। वह तो केवल अपने फिटनेस का ख्याल रखती थी और अपने ही मगन रहती थी। मेरे जेठ जी को भी उन्हें कोई खास परवाह नहीं था। मेरे बच्चों का तो बहुत ही बुरा हाल था। एक बीमार होता तो दूसरा भी बीमार पड़ जाता था। एक को भूख लगती तो दूसरों को भी भूख लग जाती थी। मुझे खाना बनाने के लिए रात को उठकर किचन भी जाना पड़ता था। मैं जब कमरे से निकलकर हॉल पे जाती तो मेरे जेठ जी अपने कमरे में रहने के बजाय हॉल में बैठे सिगरेट पी रहे होते और वह किसी गहरी सोच में डूबे रहते थे। न उन्हें मेरे किचन में जाने का पता चलता और नहीं वापस आने अपने कमरे में जाने का पता होता। वह अपने ही सोचों में मगन थे। जब मैं कमरे में गई तो दोनों बच्चे रो रहे थे। अनिकेत उनकी वजह से उठकर गुस्से में लग रहे थे। मैंने दोनों बच्चों को खाना खिलाया तो बच्चे चुप हो गए। मैंने अनिकेत से कहा, भाई साहब आजकल बहुत ही चुपचाप रहने लगे हैं और सिगरेट भी ज्यादा पीते हैं, क्या वजह है? अनिकेत कहने लगे, शायद ऑफिस की टेंशन होगी, ठीक हो जाएगी। यह कहकर वह लेट कर सो गए। लेकिन मेरे जेठ जी ठीक होने के बजाय अपने गम अपने सीने में छुपाए दुनिया से चल बसे। और फिर उसके बाद अब मेरी जेठानी ने एक नया तमाशा शुरू कर दिया था। जैसे अनिकेत ऑफिस से घर आते वो कमरे से निकलकर उनको गले लगाकर रोने लगती थी और चक्कर खाकर बेहोश हो जाती थी। अनिकेत उसे गोद में उठाए गाड़ी में बैठाते और डॉक्टर के पास लेके जाता है। और फिर जब वो वापस आती तो जेठानी बहुत ही खुश नजर आती। आज तो मैं हैरत में पड़ गई थी। जिस तरह उन्होंने रंगदार जोड़ा पहना हुआ था और फुल मेकअप करके कमरे से बाहर निकली थी। पहले तो उनके चेहरे पर हंसी थी, लेकिन जैसे ही उनकी नजर अनिकेत पर पड़ी वह रोने वाली शक्ल बनाकर अनिकेत के गले लगकर रोने लगी और कहने लगी, तुम्हारे भैया को मैं ऐसी ही अच्छी लगती थी, कहते थे तुम हमेशा सज धज कर रहा करो, लेकिन लोग इस तरह देखकर मुझे जीने नहीं देंगे जैसे तुम्हारे भैया चाहते थे।
जेठानी की बात सुनकर अनिकेत उनकी तारीफ करने लगे और कहने लगे, आप रोज ऐसे ही तैयार रहा करें जैसे भाई को अच्छी लगती थी। उनकी गलत बात पे मेरी क्या मजाल कि मैं अनिकेत को इस बारे में कुछ कहती। जेठानी अब तो रोज तैयार होने लगी, घंटों अनिकेत से बातें करते रहती। मुझसे अभी सब देखा नहीं जा रहा था। हर 2 से 3 दिन बाद वो बेहोश होकर ड्रामा करती, और अब तो जब वो अनिकेत के साथ वापस आती तो हाथ में शॉपिंग बैग भी होते, और अनिकेत कहते कि भाभी का दिल बहलाने के लिए मैंने उन्हें शॉपिंग करवाती, ताकि उन्हें यह ना लगे कि भाई साहब अब नहीं है तो उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। एक बार तो जो कुछ मेरी नजरों ने देखा मेरे होश उड़ाने के लिए काफी थे। रात को मैं बच्चों के रोने की आवाज सुनकर उठ बैठी। बराबर में देखी तो बिस्तर खाली था, अनिकेत नहीं थे। जब मैं दूध बनाने के लिए कमरे के बाहर निकली तो मुझे अपनी जेठानी के हंसने की आवाज आ रही थी। मैं धीरे धीरे कदम उठाती उनके कमरे तक पहुंची। दरवाजा बंद था, लेकिन खिड़की का पट खुला था, और फिर जो कुछ मेरी आंखों ने देखा, मेरे पैरों तले जमीन निकल गई थी। मैं वापस अपने कमरे में आकर रोने लगी थी। मैंने बच्चों को दूध दिया और सुला दिया। कुछ देर बाद अनिकेत मुस्कुराते हुए कमरे में दाखिल हुए। मुझे देखकर कहने लगे, तुम अभी तक जाग रही हो? पूछा, आप कहाँ थे? तो कहने लगे, भाभी। भाभी बहुत ही उदास हो गई थी, और मैं पानी पीने कमरे से बाहर निकला। मुझे उनके कमरे से रोने की आवाज आ रही थी, इसलिए मैं उनके पास चला गया था। मैंने उन्हें तसल्ली दी। मैं थोड़ी मुस्कुराई और कहा, आपके यहाँ भाभी को सीने से लगाकर तसल्ली दी जाती है क्या? मेरी बात सुनकर वो मुझसे घुरने लगे, कहने लगे, तुम छुप छुप कर मुझे देखती हो, क्या समझती हो तुम? मुझे वो मेरी भाभी है, मेरी भाई की बीबी है। मैं उनको छोटे भाई समझकर तसल्ली दे रहा था, लेकिन अगर तुम मुझ पर यूं ही शक करती रही तो हाँ, तब मैं जरूर उनसे शादी कर लूंगा। यह बात सुनकर तो मेरे होश ही गुम हो गए। मेरा मायका कोई पैसे वाला तो था नहीं। फिर मेरी और भी छोटी बहनें थी जो शादी के लायक थी और अच्छे रिश्ते के इंतजार में बैठी थी। मैं अपने दोनों बच्चों के साथ मायके जाकर नहीं बैठ सकती थी। मैंने एक चुप्पी साध ली, और अब तो मेरी जेठानी और भी बेशरम हो गई। अब तो वो अनिकेत के साथ बाहर खाना खाने भी चली जाती। आखिर में कब तक बर्दाश्त करती। एक दिन मैं चिल्लाने लगी। मैंने कहा कि आपके अंदर शराफत नाम की चीज है भी कि नहीं? अनिकेत के साथ रहते हुए आपको शर्म नहीं आती? वह मेरा पति है, लेकिन रात में आप रोज उन्हें अपने कमरे में बुला लेती हैं। उस दिन भी जब मैं कमरे की खिड़की से देखा तो आप अनिकेत के सीने से लगी हंस रही थी। कह रही थी कि तुम तो मुझे बिल्कुल मेरे पति की तरह लगते हो। जब मेरे करीब आते हो तो मुझे लगता है कि तुम्हारे भैया मेरे पास है। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना। आप क्यों हर वक्त भाई को याद करते रहते हैं? इस तरह तो बीमार पड़ जाएंगी। मैं एक औरत होने के नाते यह सब कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ? वह मेरी बात सुनकर ठाके लगाकर हंसने लगी, कहने लगी, जाकर पहले अपनी शक्ल आईने में देखो और फिर अनिकेत को देखो। तो उसके साथ कहाँ जचती हो? तुम उसकी बीबी कम और नौकरानी ज्यादा लगती हो। मुझे उसकी बात सुनकर अफसोस हुआ। मैंने कहा, तो फिर आपने मुझे अपने तेवर के लिए क्यों पसंद किया? उनके लिए क्या किसी खूबसूरत लड़की का इंतजाम क्यों नहीं किया? इंसान देखने में जैसा भी हो, लेकिन ना इंसाफी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे यह बात बर्दाश्त नहीं हुई। वह इस बात पर हंसने लगी और कहने लगी कि मैंने जानबूझकर तुम्हें अनिकेत के लिए पसंद किया था। मैं जानती थी कि तुम और अनिकेत के हिसाब से अच्छी नहीं हो। असल में मुझे अनिकेत के लिए तुम जैसी आम शक्ल सूरत की लड़की चाहिए थी, ताकि वह तुम्हारी वजह से मुझे देखने पर दिलचस्पी रखे, मेरी तारीफ करे, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मैं बेमिसाल हुस्न की मालिका थी, लेकिन मेरे घर वालों ने रमेश की सिर्फ शराफत देखकर एक मामूली शक्ल सूरत वाले से मेरी शादी करवा दी। मैं जब विदा होकर इस घर में आई, पहली बार मैंने अनिकेत को देखा। वह अपने भाई से बिल्कुल ही अलग था। पहली नजर में अनिकेत को अपना दिल हार बैठी थी। रमेश के कमरे में दुल्हन बनी बैठी थी, लेकिन मेरे जहां में बस एक ही शख्स था, वह था अनिकेत। रमेश मेरे हुस्न का तारीफ खुद करते थे, लेकिन मुझे कभी उनकी जुबान से अपनी तारीफ अच्छी नहीं लगती थी। मैं तो रोज अनिकेत के लिए तड़पती थी। वह मुझे भाभी समझता था, इज्जत भी करता था, लेकिन एक ही तकलीफ होती थी, वो मुझसे दूर दूर रहता था, मुझे देखता नहीं था। शायद इसलिए क्योंकि मैं उसके भाई की बीबी थी। लेकिन अनिकेत की यह आदत मेरी जान जलाकर रख देती थी। मेरी सास बीमार रहती थी,
उसे मेरी खिदमत की जरूरत थी, लेकिन मुझे ना तो पति की जरूरत थी और ना ही बीमार सास की। मैं हुस्न की मलिका थी और मुझे हसीन मर्द चाहिए था, और अनिकेत मुझे बहुत ही पसंद था। रमेश को बच्चे अच्छे लगते थे, लेकिन मुझे अपनी फिटनेस प्यारी थी। मैं कोई बांझ नहीं हूँ और ना ही रमेश में कोई ऐसा कमी था। मैंने खुद ही बच्चों का झंझट नहीं पाला, क्योंकि मैं रमेश से दूर रहने और अनिकेत के करीब होने की बहाना ढूंढती थी। अपनी सास के देहांत के बाद ही मैं अनिकेत से बात करने लगी, उसके साथ वक्त गुजारने लगी। रमेश को यही लगता था कि मैं अनिकेत का ख्याल रख रही हूँ, ताकि उसे माँ की कमी महसूस ना हो। जब भी अनिकेत ऑफिस से वापस आता, मैं तैयार होकर उसके सामने आती और फिर अनिकेत से खुद पूछती कि मैं कैसी लग रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती थी वह मुझे देखे, वह मुझे मेरी तारीफ करे, और वह मुझे देख मेरी तारीफ कर देता तो मैं हवा में उड़ने लगती थी। अगर अनिकेत की बीवी मुझसे ज्यादा हसीन होती तो वह उसके करीब हो जाता, और यह मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तुमसे शादी के बाद उसने मुझे सिकवा किया था कि मैंने तुम्हें उसके लिए क्यों पसंद किया। कहने लगा कि भाई, कोई अपनी जैसी लड़की ही ढूंढ लेती। यह सुनकर मेरा दिल ही झूम उठा था। तुम्हें मैं हर वक्त किचन में बिजी रखती थी, ताकि तुम अनिकेत के दिल में घर न कर जाओ। समय यूं ही गुजर रहा था, लेकिन अब मेरे पति रमेश को मुझ पर शक हो गया था। उन्होंने अपने मुंह से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन यह गम दिल को लगा लिया। वह मेरी आंखों में अनिकेत के लिए मोहब्बत देख चुका था। मैं तो हर वक्त अनिकेत के ही ख्यालों में खोई रहती थी। रमेश समझ चुके थे मैं उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। उसके बाद से रमेश कमरे की बजाय लॉन में सोने लगे और चुप चुप रहने लगे। शायद उनसे यह सब बर्दाश्त नहीं हुआ और फिर वो इस दुनिया से चले गए। अब अनिकेत की सारी हमदर्दियां मेरे साथ है, और वह दिन दूर नहीं जब अनिकेत मुझसे शादी करके तुम्हें धक्के देके घर से बाहर निकालेंगे। मैं तो हैरत भरी फटी फटी आंखों से अपनी जेठानी की गंदी बातें सुन रही थी, और फिर अचानक जब बाहर का दरवाजा खुला तो अनिकेत गुस्से से अंदर दाखिल हुआ और एक जोरदार तमाचा जेठानी के मुंह पे मारकर कहने लगा कि मैं आपको अपनी बड़ी बहन समझता था, और आप ऐसी घटिया सोच रखती है। मेरे बाप जैसे भाई का आपने मौत का घाट उतार दिया। अभी के अभी यहाँ से दफा हो जाए, वरना मैं आपको जान से मार डालूंगा। जिस गुस्से वाले अंदाज से अनिकेत बोल रहे थे, लगता था कि अपनी भाभी की सारी बातें सुन चुके थे। मैं दिल में अपने भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि ये मेरी बात पर तो शायद कभी भरोसा ना करते। मेरी जेठानी की सच्चाई अनिकेत के सामने खुल चुकी थी, इसलिए तो वो वहां से चली गई। पर मुझसे नजरें झुकाकर कहने लगी कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। रिश्ते की खूबसूरती इसी में है। जो भी रिश्ता हमारे भगवान ने दूसरों के साथ बनाया है, उसे उसी नजर से देखा जाए। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।